हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए, मैं भी आपके सामने आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आज। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इस वीडियो में आपको प्लानिंग की एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगी। अगर एडवांटेजेस कहा जाए या इम्पोर्टेंस कहा जाए, महत्व कहा जाए, एक ही बात है। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखिए, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखी है, तो आप इसे साथ साथ नोट कर सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि जब प्लानिंग की जाती है तो संस्था के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिए जाते हैं। जितने भी कर्मचारी संस्था में होते हैं वे सभी अपने सारे एफर्ट्स उस उद्देश्य को पूरा करने में लगा देते हैं। इस तरह प्लानिंग संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को दिशा प्रदान करती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं कि एक पर्सन एक चौराहे पर खड़ा है, उसके लिए चार तरफ के रास्ते खुले हुए हैं, वो चारों में से किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन उसे किस दिशा में जाना है उसे कैसे समझ में आएगा? प्लानिंग से। उसे प्लानिंग के जरिए समझ में आएगा। ऐसे ही एक संस्था में भी जितने सारे कर्मचारी होते हैं उन्हें किस दिशा में अपना काम करना है ये कैसे पता चलेगा? ये उनको ध्यान से सोच कर देखिए, ये उनको उनके उद्देश्य से पता चलेगा। जैसा भी उनका उद्देश्य होगा उसी हिसाब से प्लानिंग बनाई जाएगी और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सबको बताया जाएगा कि किस बंदे ने क्या काम करना है, कब करना है, किस तरह से करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे जितनी जल्दी दिशा मिलेगी उतनी ही जल्दी काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट आपके सामने कि प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। अनिश्चितता मतलब क्या होती है? अनसर्टेनिटी। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि देखिए, प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, आने वाले कल के लिए की जाती है, और आने वाले कल में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक जो मैनेजर होता है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आगे आने वाले फ्यूचर के रिलेटेड कुछ बातों का पहले से अंदाजा लगा लेता है। उन बातों को पहले से ही उसको समझ में आ जाता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेस पर उसको पता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एग्जैक्टली अंदाज़ा लगा सकता है, कि वो ईश्वर थोड़ी है कि उसे पता चल जाएगा कि आने वाले समय में बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा। नहीं, मैंने बोला अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगाए जाने के बेस पर जो एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाएंगी उन्हें बड़े बेहतरीन ढंग से प्लान किया जा सकता है, जिससे भविष्य में जो खतरा हो सकता है उसको फ्यूचर में उसे कम किया जा सकता है। देखिए, मैंने इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही कुछ लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब आपका देखिए। थर्ड पॉइंट को पहले देखते हैं क्या है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नियोजन काम को एक दूसरे पर थोपना और बेकार के कामों को कम करता है। देखिए, काम को कब एक दूसरे पर थोपा जाएगा? जैसे एक फैमिली का छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि फादर ने बच्चों को कोई काम कहा करने के लिए। सपोज कीजिए एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, फादर ने बच्चे सामने थे तीनों, उनके सामने कोई काम कहा मार्केट से करके आने के लिए कि आज दिन में ये काम कर देना। किसी एक प्रॉपर एक बच्चे का नाम नहीं लिया। तो रात को दिन बीत गया और रात को फादर ने बुला के तीनों को पूछा कि हाँ जी काम हो गया। तो आपको क्या लगता है कि श्योरिटी है कि काम हो गया होगा? नहीं, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि तीनों पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों एक दूसरे पर थोप सकते हैं कि मुझे लगा कि भैया कर लेंगे काम, मुझे लगा ये कर लेगा, मुझे लगा वो कर लेगा। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले से प्लानिंग ना की जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ होगा कि सभी एक दूसरे पर थोपने लगेंगे काम। लेकिन अगर प्लानिंग से पहले से काम प्लानिंग से किया जाए तो ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी कि ये उसने करना था या इसने करना था या मैंने करना था या किसने करना था। और बेकार के कामों को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार के काम मीन्स टू से जिनकी कोई सेंस ही नहीं है। देखिए, प्लानिंग इन 2 बेकार की चीज़ों को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देता है, क्योंकि मैं देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि प्लानिंग में पहले से डिसाइड होता है कि क्या काम करना है, कब करना है, कौन कौन कर। और जब ये बातें पहले से डिसाइड हो चुकी हैं तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन का चांस नहीं रह सकता, और ना ही कोई एक दूसरे पर काम को थोपता है और ना ही कोई काम को बेकार में करता है। तो ये भी एक प्लानिंग का एडवांटेज हो गया। फोर्थ पॉइंट है इसका। देखिए, फोर्थ पॉइंट में है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज कैसे होते हैं? नए नए तरीके से काम करना, काम के नए सिरे से सोचना, नए सिरे से करना।
तो देखते हैं प्लानिंग इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज को कैसे प्रमोट करता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि नियोजन में डिसीजन मेकिंग किया जाता है। देखो नियोजन यानी कि प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पर आपको मैनेजर को डिसीजन लेना है, वो यस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। तो क्या वो यूं ही बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यस और नो कर देगा? नहीं, उसे बहुत बारीकी से हर एक डिटेल के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये पॉसिबल है, ये नहीं है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इसका फायदा है, ये नुकसान है। बहुत बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और जब सोचने का काम किससे किया जाएगा? दिमाग से किया जाएगा। और जब दिमाग अपने सोचने पर आता है तो इससे नए से नए आइडियाज निकल कर आते हैं। देखिए अगर आप इस दिमाग में इसको बिल्कुल भी ना सोचें, इससे कुछ भी ना करें, तो कोई आइडिया नहीं आएगा दिमाग में। देखो दिमाग में आइडिया तभी आते हैं जब हम उस चीज़ से रिलेटेड वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं और लगन से काम करते हैं, तो नए से नए आइडियाज़ डेफिनेटली आते हैं। तो ये इन नए नए आइडियाज़ से क्या होता है? इनोवेशंस होते हैं। इनोवेशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि जैसे इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से रेफ्रिजरेटर बनाना, टीवीज़ बनाना, एलईडीज़ बनाना, बहुत कुछ आ सकता है कि मैं गिनवा भी नहीं सकती हूँ, इतने आइडियाज़ आ सकते हैं इनोवेटिव तरीके से। तो प्लानिंग इनको प्रमोट करता है, क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो एक मेंटल एक्टिविटी होती है। प्लानिंग हाथ पैरों से नहीं की जाती, दिमाग से की जाती है, मेंटल एक्सरसाइज होती है। और दिमाग की जितनी एक्सरसाइज होती है, जैसे एक शरीर को फिट रखने के लिए बॉडी की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है, ऐसे दिमाग को फिट रखने के लिए दिमाग की एक्सरसाइज की जानी ज़रूरी है। यानी दिमाग से बहुत कुछ बड़े डीपली सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। और वो जो सोचा जाए वो एक अच्छी डायरेक्शन में हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो प्लानिंग जो होती है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है। 5th पॉइंट है आपका। देखिए 5th पॉइंट ना 4th पॉइंट से काफ़ी हद तक मैच करता है। उसमें था इनोवेटिव आइडियाज़, इसमें है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नियोजन निर्णय में सहायक है, ये में लिखा हुआ है मैंने, निर्णय में सहायक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि किसी डिसीजन से रिलेटेड एक मैनेजर के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कई बार कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, इस समय एक बिजनेसमैन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बैठे आराम से घर में बैठे हैं, बेचारे क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज एक टेलर है, वो क्या करता है? कपड़े सिलता है। अब वो कपड़े सिलाई का काम ऑनलाइन तो नहीं सिल सकता, सिलाई का काम तो ऑनलाइन नहीं हो सकता ना, उसके लिए पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। देखिए जब ऑप्शन नहीं है तब की बात अलग है, लेकिन जब ऑप्शन है, कई बार ऑप्शन 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं, तो उस समय एक मैनेजर के सामने बड़ी समस्या आ जाती है कि कौन सी वाले ऑप्शन को चूज़ करें। देखो क्या होता है कि कई बार एक डिसीजन ही इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है, और एक वही डिसीजन शायद हो सकता है इंसान को बहुत पीछे भी ले जा सकता है। तो डिसीजन का लिया जाना, सही लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसीजन में किस तरह से क्या किया जाता है कि जितने, देखो मैंने लिखा है बहुत से विकल्पों में से बेस्ट का सिलेक्शन ही डिसीजन मेकिंग होता है। बेस्ट कैसे पता चलेगा? कि हर विकल्प को बहुत गहराई से समझा जाएगा, हर विकल्प के प्लस माइनस पॉइंट सोचे जाएंगे। ये सभी क्रियाएं डिसीजन लेने में मदद करती हैं, और ये सब किस में आती हैं? प्लानिंग में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, प्लानिंग इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। इसका ये मतलब है कि नियोजन नियंत्रण में सहायक है। नियोजन जो है, प्लानिंग, वो मैनेजमेंट का पहला कदम है, और जो कंट्रोलिंग है वो इसका लास्ट स्टेप है। आपको याद होगा कि जब मैंने मैनेजमेंट की आपको प्रोसेस कराया था, तो आपको बताया था कि POSDC, प्लानिंग पहला स्टेप है और कंट्रोलिंग इसका लास्ट स्टेप है। प्लानिंग जो होती है वो आने वाले कल के लिए सोची जाती है, लेकिन जो कंट्रोलिंग होती है वो बीते हुए कल के लिए की जाती है। इसमें क्या देखा जाता है कि जो डिसाइड किया गया था, आप ध्यान से समझिए जरा, कि कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है कि जो डिसाइड किया गया था वह पूरा हो गया है या नहीं हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो उसे कैसे पूरा किया जाना है। यानी कि अगर पहले तो ये तो पता हो कि क्या डिसाइड किया गया, यानी कि कंट्रोलिंग में अगर आप गौर से देख रहे हैं, गौर से समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग की जानी कितनी जरूरी है। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग तभी की जाएगी जब प्लानिंग की जा रही है कि जैसा प्लान किया गया था, जैसा सोचा था, वैसा हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसको कैसे पूरा करना है, कौन कौन सी कमियां उन्हें कैसे दूर किया जाएगा, ये सब कंट्रोलिंग में किया जाएगा। लेकिन अगर पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो ही तो लास्ट स्टेप पर पहुंचेंगे ना। तो प्लानिंग पहली स्टेप है और कंट्रोलिंग इसका लास्ट स्टेप है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा,
और फिर से लास्ट में एक बात कहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ अच्छा लगता है या कुछ और अच्छा करने में आप कोई सलाह दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।